सो चैप्टर हम लोग वर्क पावर एनर्जी के एमसीक्यूज करेंगे। इससे पहले चैप्टर डिटेल्स में हो चुका है, इसका रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया है। 2 से 3 फॉर्मूलेस हैं, हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू वॉट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बाकी अगर एनर्जी तो हमें पता है कि अगर कंजर्वेटिव नेचर में है तो वर्क का फिर कोई भी काफ़ी सारे फॉर्मूलेस लग सकते हैं। ठीक है ना, तो एक वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज कैपिटल एस। अगर एक क्योंकि ये वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा इसलिए लगाएंगे कि जैसे कि आपने क्या मतलब फोर्स एक इस डायरेक्शन पे लिया है और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है किसी बॉडी का वो इस तरह हो रहा है, यानी कि बीच में क्या एक एंगल बन रहा है। ठीक है ना, कि आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलग है और डिस्प्लेसमेंट फोर्स अलग है, तो ये जो थीटा है इसे हम लेंगे कॉस थीटा। यानी कि जैसे ब्रीफकेस आप खींचते हो, ब्रीफकेस में क्या होता है, नहीं बैग, ट्रॉली वाला बैग लेते हो, खींचते हो, बैग फोर्स तो ऐसे लगा रहे हो इस तरफ, है ना, और लेकिन बैग कहाँ जाता है, रोड में या ज़मीन पर फ्लोर में इस तरह डिस्प्लेस हो रहा होता है, बैग ऐसे जा रहा होता है, लेकिन हम फोर्स किस तरफ लगा रहे हैं, एक थोड़ा सा अपर डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो बीच में थीटा बनेगा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को। तो इसी तरह अगर तो कोई किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऐसे है लेकिन फोर्स हम कैसे लगा रहे हैं, इस तरह लगा रहे हैं, मतलब फोर्स ऊपर लगा रहे हैं लेकिन बॉडी कैसे हो रही है, डिस्प्ले ऐसे हो रही है, ऐसा होता है क्या, हाँ ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे 90 डिग्री बन गया, मतलब फोर्स तो अब उधर लगा रहा है, डिस्प्ले किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। एग्जाम्पल जैसे जैसे कुली है, कुली के सर पे एक बड़ा सा सामान रखा हुआ है और ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींच रही है। ठीक है, और अब कुली किस तरफ आगे ले आ रहा है, सामान को इस तरफ आगे ले आ रहा है, लेकिन ग्रेविटी कैसे खींच रही है, ऐसे खींच रही है, लेकिन ये जो गुड्स है वो नीचे नहीं जा रही है, जबकि ग्रेविटी इस सामान को नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन सामान नीचे नहीं जा रहा है, कुली सामान ऐसे ले आ रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर बोलेंगे वर्क डन बाई ग्रेविटी बताओ, ग्रेविटी का वर्क डन बताओ, तो बोलेंगे जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो फोर्स कितना भी हो, डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो, कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, यहाँ जीरो आ जाएगा। अब ये कितना भी रहेंगे तो सारे आंसर में जीरो कर देगा ओवरऑल, है ना। जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जितने भी क्वांटिटी रहेंगी सब क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। ऐसे में ग्रेविटी के थ्रू जो वर्क हुआ है वो जीरो माना जाएगा, ग्रेविटी के थ्रू जो वर्क हुआ जीरो माना जाएगा, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई बॉडी को तुम इस तरफ फोर्स लगा के खींच रहे हो और बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रहा है सेम डायरेक्शन पर, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री ना, दोनों के बीच में एंगल देखो, फोर्स भी ऐसे डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे, दोनों में 0 डिग्री। जब फोर्स ऐसे होता तो कुछ आएगा, एंगल बनता 90 डिग्री बनता, लेकिन फिलहाल तो 0 डिग्री है। तो कॉस 0 डिग्री, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो ये पूरी सेम टू सेम, जितना भी तुमने काम किया, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पूरा का पूरा हमें वर्क मिल जाएगा। मतलब फोर्स हमने 10 न्यूटन किया है, डिस्प्लेसमेंट जो 5 मीटर किया, तो 10 इंटू 5 इंटू 1, क्यों, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 5 इंटू 10 50 पूरा जूल वर्क मिल जाएगा। ठीक, इसी तरह कभी कभी ऐसा होता है कि फोर्स आप इधर लगा रहे हो और गुड्स डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री, है ना, पूरा 180 डिग्री हुआ ना। तो कॉस 180, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री, तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो -1, फिर डिस्प्लेसमेंट जो भी है फोर्स, मतलब वर्क नेगेटिव माना जाएगा ओवरऑल, मतलब वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल इससे किए हुए हम लोग ने बहुत अच्छी तरीके से, बात समझ में आई। तो 180 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री या 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, कॉस 60 डिग्री 1/2 होती है। तो उस तरीके से वर्क आंसर आएगा। बात समझ में आ गई। तो वैसे हमने डिटेल्स में किया हुआ है, ओके, आगे बात समझ में, ठीक है। सो चलो, ये कौन थे, हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ वर्क का एक तो ये फॉर्मूला, अगर जैसे कंजर्वेटिव एनर्जी है तो कई सारे वर्क यानी जूल में आंसर आ जाएंगे। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², कोई बॉडी मोशन में तो उसकी अगर एनर्जी कितना ट्रांसफॉर्म कर रही है तो हाफ mv², v फॉर वेलोसिटी, m फॉर मास। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी, कोई बॉडी स्टैटिक रुकी हुई है लेकिन फिर भी उसके अंदर एनर्जी क्या स्टोर्ड है, जैसे इलास्टिक में से खींची हुई है, तब लग जाएगा mgh। वैसे इलास्टिक का तो मैं नहीं आएगा, तो इलास्टिक का लगाने की जरूरत नहीं है। ये है mgh, कोई अगर बॉडी हाइट पर रखी है, वो नीचे गिरने के लिए बेताब है, तो कुछ चीज़ बेताब है करने के लिए, कोई बॉडी बेताब है करने के लिए, उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इलास्टिक खींचा, इलास्टिक वापस अपनी पोजीशन, अपनी जो भी उसका साइज है वापस आने के लिए बेताब है, स्प्रिंग में ऐसे दबाया हुआ वापस खुलने के लिए बेताब है, मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल।
तो जैसे इलास्टिक छोड़ा तो वो इलास्टिक मूव करेगी मतलब यही पोटेंशियल एनर्जी कितने बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। तो कोई बॉडी तुमने ऊपर रखी हुई हाइट पर, तुमने इसको इसे हाथ से छोड़ दिया पेन को, फौरन पेन नीचे गिरेगा, तो जो इसके अंदर फिलहाल कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल है, जैसे तुम छोड़ोगे ये कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरह एनर्जी एक दूसरे ट्रांसफॉर्म होती है। तो अगर टोटल सिस्टम में अगर टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को प्लस कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियरली समझाया हुआ है, इसीलिए मैंने जस्ट एक शॉर्ट में बता दिया है, ठीक है। तो यार एमसीक्यूज में फिर देखो मैंने क्या कहा, फॉर्मूले है ना, फॉर्मूले को तुम पढ़ाई के लिहाज से माई बाप मान लो। यहाँ पे फॉर्मूले हैं हमारे पास, क्या है, वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, ये है। तो इसको है ना सब कुछ मान लो फिलहाल इस चैप्टर के लिए, और फटाफट करते हैं हम लोग। चलो, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट याद रखना है ना, याद रखना। तुमने है ना फोर्स लगाया कोई बॉडी को ऐसे 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 घुमा रहे हो, तो ये जो पाथ डिस्टेंस नहीं लोगे, यहाँ से बॉडी ए से बी तक में कितना तुमने डिस्प्लेसमेंट किया, यही डिस्टेंस लेंगे। ये जो तुम घूमे हो ना, ये तुमने बेवकूफ़ी कर दी, समझो बेवकूफ़ी नहीं, एक समझाने के लिए कह रहे हैं कि वर्क के लिए तुम्हें यही लेना पड़ेगा, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, है ना, एंड सीजीएस यूनिट इज ईआरजी। और उसको देखो यार, ये तो हम कई बार समझा चुके हैं कि यूनिट कन्वर्जन करना कितना आसान होता है। यूनिट कन्वर्जन कभी भी कहाँ से करना है, एसआई से सीजीएस ऐसे हमें तो फॉर्मूला मारो, एसआई यूनिट दिया गया, एसआई का फॉर्मूला मारो, वर्क का फॉर्मूला क्या मारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में। अब इसको किस में बदलना है, तुम्हें वर्क को सीजीएस में ले जाना है, तो न्यूटन में बदलोगे डाइन में, तो डाइन क्या होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है, और मीटर होता है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, है ना, 100 सेंटीमीटर। मीटर बदला सेंटीमीटर में 10 की पावर 2 मतलब 100 सेंटीमीटर, और न्यूटन बदला डाइन में 10 की 5, तो 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर क्या हो गया, वर्क हो गया। उसका शॉर्ट में नाम दे देंगे यार जी, ठीक है ना, ये समझ गया ना। ये इस तरह यूनिट कन्वर्जन कर सकते हो यार, फॉर्मूला याद रखोगे सब कुछ हो जाएगा। परेशान कर रहा है, ठीक है। अगेन देखो, वर्क डन इज पॉजिटिव कब होता है, ये देखो, डिस्प्लेसमेंट इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, तब पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव कब माना जाएगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी इधर, मतलब फोर्स भी तुम इधर लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रहा है, ऐसे में एंगल क्या बनेगा, जीरो बनेगा, एंगल जीरो। तो फोर्स इंटू हर चीज़ फॉर्मूले जुड़ी हुई, देखो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, याद रखो, और डिस्प्लेसमेंट जो भी हो, फोर्स जो भी हो, तो ओवरऑल पॉजिटिव आंसर आने वाला है। तो सेम अगर दोनों डायरेक्शन पर हैं तो पॉजिटिव वर्क होता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन 90 अबव पहुंचा, जैसे फोर्स तुम यहाँ लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा भी 90 से थोड़ा भी इधर पहुंचा, क्योंकि कॉस 90 अबव की वैल्यू जो होती है कॉस की 90 नेगेटिव हो जाती है, तो इधर पहुंचेगा तो आंसर नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी एक हाइट पर रखने से जो ग्रेविटी खींच रही होती है, वो गिरने के लिए, नीचे गिरने के लिए बेताब है, ठीक है। तो मतलब mgh हुआ, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, ठीक है। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, काइनेटिक किस पर डिपेंड है, काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। हाँ, यानी मास पर भी डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रही है, इन दोनों पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है काइनेटिक एनर्जी। और ये कह रहा है इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो फोर्स अप्लाइड, टाइम फॉर ऑफ विच फोर्स इज अप्लाइड, इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी, नन ऑफ द अबव, ठीक। तो इंडिपेंडेंट किस पर है भाई, फोर्स पर रहेगी, डिपेंड टाइम पर रहेगी, इलास्टिक और नन ऑफ है नहीं, इलास्टिक ऑफ द बॉडी पर डिपेंड नहीं है, ठीक है ना। देखो, वेदर रिजिड और इलास्टिक, द काइनेटिक एनर्जी डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है इलास्टिक का, ऐसे। नेक्स्ट है पावर रेटिंग ऑफ ए पंप। पावर की जो रेटिंग है, रेटिंग मतलब अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, यार ठीक है। तो पावर रेटिंग जो होती है उसका फॉर्मूला याद रख लो, पावर रेटिंग का फॉर्मूला होता है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है ना। चलो, तो पावर रेटिंग ऑफ रोटेटरी पंप
जो पावर रोटेटरी जो रोटेट करता है उसकी पंप की, तो उसका फॉर्मूला होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। देखो पावर आउटपुट ऊपर रहेगा, इनपुट नीचे रहेगा, याद रखना कि कितने इनपुट पर कितना आउटपुट। आउट जैसे ना 100 नंबर के पेपर में हमें 80 मिला, समझो, आउट ऑफ 100 हमें कितना मिला, 80 मिला। वैसे ही तुमने कितना डाला, तो यानी इनपुट कितना इनपुट और आउट ऑफ इनपुट कितना आउटपुट तुम्हें मिला, तो आउटपुट ऊपर रखना है। समझिए ना, समझिए, ये होता है। एनर्जी इज, दिख रहा है ना बराबर। एनर्जी इज क्या है, एनर्जी क्या है, तो एनर्जी याद रखो कैपेसिटी टू डू वर्क, याद रखना काम करने की जो कैपेसिटी होती है वो एनर्जी होती है, ठीक है। द टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आर, दो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी का मैंने फॉर्मूला बताया था, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पीई प्लस के ई, मतलब वही हुआ टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी, ओके ठीक है। इन एन ऑस्किलेटिंग पेंडुलम के इज, इन एन ऑस्किलेटिंग पेंडुलम, जो ऑस्किलेट पेंडुलम, ये पेंडुलम इस तरह ऑस्किलेट कर रहे हैं ना, तो कैनेटिक एनर्जी हमेशा मैक्सिमम कहाँ रहेगी, सोचो जरा। जैसे यहाँ पर ये कम हो गई स्पीड, कहाँ पे रुकेगा पेंडुलम, यहाँ रुकेगा नहीं, पेंडुलम का ऊपर जाके ये रुक गया, फिर नीचे गिरना चालू किया, स्पीड कम है, फिर ज़्यादा 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 ज़्यादा, फिर यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है स्पीड, फिर ऊपर जाके फिर रुक जाती है। तो याद रखो इसमें ना पेंडुलम वाले केस में स्ट्रीम और मीन कहाँ किसे कहते हैं, है नहीं, और प्लेन पेज और है, प्लेन नहीं है मेरे पास, लो पेज फाड़ दो, कंफर्ट देखो, जैसे पेंडुलम है तो ये जो पोजीशन होती है इसे बोलते हैं मीन, और ये सबसे ऊपर गया ना ऐसे जा, इसे बोलते हैं स्ट्रीम, इधर भी क्या हो जाएगा, स्ट्रीम, ठीक है। अब देखो याद रखना कहाँ जाके रुकेगा, यहाँ रुकेगा पेंडुलम, कहाँ रुकेगा, स्ट्रीम में जाके रुकेगा, स्ट्रीम में रुकेगा, रुकना मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाना ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो स्ट्रीम पर, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ से वापस पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, जो चल भी ना रहा हो तो भी एनर्जी हो, यहाँ रुक भी गया लेकिन एनर्जी है, कैसे एनर्जी है, क्योंकि वापस गिरने के लिए बेताब है ना ये, नीचे जाने के लिए, तो मैक्सिमम, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्पीड एकदम बीचों बीच में रहेगी, जैसे हम झूला झूलते हैं स्विंग करते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग देखो बीच में जब रहते हैं मीन पोजीशन, तब सबसे ज़्यादा स्पीड होती है हमारी, यही मैक्सिमम स्पीड ऊपर ले आती है हमें, फिर रुक जाती है, फिर पोटेंशियल एनर्जी नीचे आ जाते हैं तक, ठीक है। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहाँ पे इसे झूला झूल रहे हो, यहाँ पे सबसे तेज स्पीड होगी पेंडुलम की, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्यों, जब काइनेटिक मैक्सिमम तो पोटेंशियल जीरो, भाई काइनेटिक से ही पोटेंशियल बन रहा है, पोटेंशियल से ही एक दूसरे को दे रहे हो एनर्जी, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर सेम चीज़ हो जाएगी, के ई जीरो हो जाएगी क्योंकि रुक जाएगा पेंडुलम, के ई मतलब चलना, याद रखो चलना, मोशन, के ई यहाँ पे रुक गया तो के ई जीरो, खत्म हो गई बात, ठीक है ना। और के ई जीरो मतलब पी मैक्सिमम, तो यहाँ पे स्ट्रीम पोजीशन के लिखा है ना, के इज मिनिमम या जीरो एट स्ट्रीम्स, एट स्ट्रीम के ही क्या होती है, जीरो हो जाती है, जीरो हो जाती है ना, जीरो हो जाती है। अब इसी का उल्टा हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी फिर मैक्सिमम वर्ड हो जाता स्ट्रीम के लिए। तो देखो यार कितने इजी तरीके से कॉन्सेप्ट समझाते चल रहे हैं, ठीक है। ऑस्किलेटिंग पेंडुलम में स्ट्रीम पर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम स्ट्रीम पर मैक्सिमम पोटेंशियल होती है, क्योंकि वो बॉडी वहाँ रुक जाती है, तो कहीं तो जीरो मतलब पी मैक्सिमम, कहीं जीरो मतलब पी मैक्सिमम। During the energy transformation, some form of energy is given out without is being used anywhere. Such energy is called, देखो कुछ एनर्जी है ना बर्बाद हो जाती है, एग्जाम्पल तौर पे, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट है, करंट से हमें क्या मिल रही है, लाइट वाली रोशनी, बल्ब, हम बल्ब जला रहे हैं, अब बल्ब हीट भी तो हो रहा है, बल्ब हीट होता है ना, अब हीट तो सर हमें चाहिए नहीं था, हमें सिर्फ रोशनी चाहिए थी, अब करंट क्या कर रहा है, रोशनी तो दे रहा है करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी बदल तो रहा है, लेकिन साथ में हीट भी हो रहा है, क्या करे, हीट हो रहा है, वो एक का प्रोसेस है, वो तो हीट हमें चाहिए नहीं था, लेकिन फिर भी वो प्रोसेस है, वो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, हीट मिलेगा, जैसे गाड़ी चला रहे हो पेट्रोल से, गाड़ी तो गर्म भी होती है, हमें गाड़ी गर्म नहीं चाहिए,
अब क्या करें, फ्रिक्शन हो रहा है, गर्म तो होगा, यानी कुछ पेट्रोल कुछ केमिकल एनर्जी थोड़ा हीट में बर्बाद होगा या कुछ इस तरह होगा। तो ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन आउट विदाउट इट बीइंग यूज एनीवेयर, विदाउट मतलब यूज नहीं हो रहा है, तो इसमें बोलते हैं डिसिपेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं उसको। ठीक है, ओके। ड्यूरिंग फ्री फॉल द टोटल एनर्जी एट 3/4 ऑफ हाइट इज, देखो ड्यूरिंग द फ्री फॉल, कुछ फ्री फॉल हो रही है, ऐसे गिर रही है, और टोटल एनर्जी 3/4 ऑफ हाइट, 3/4 ऑफ हाइट में पहुंचने पर कांस्टेंट रहेगी, जीरो रहेगी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप 3/4 ऑफ द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। देखो ये मैंने बताया था कि कोई बॉडी यहाँ रखी हुई है और वो ऐसे नीचे गिरी, जब बॉडी ऐसे ऊपर रखी थी, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, समझो 10 जूल थी, समझो कितनी थी, 10 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, अगर बॉडी यहाँ रखी है तो 0, यानी टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 10 ही रह गई, है ना, पी प्लस के। ओके, जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर पी थोड़ा घट गई, पी हो गई समझो 6 हो गई, हाँ चलो 7 हो गई, और के थोड़ा बढ़ा, कितना हो गया, 3 हो गया, लेकिन टोटल कितना है, 10 ही है। तो कहीं पर भी टोटल सेम ही रहने वाला है, के ही पी ही बदल रहा है, बॉल गिरने पर, बॉडी गिरने पर के ही और पी ही बदल रहा है, बट टोटल एनर्जी क्या रहने वाली, मैकेनिकल एनर्जी सेम रहने वाली, दैट इज कांस्टेंट वर्ड। ओके, तो देखा ना, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट से हम लोग समझ रहे हैं, डायग्राम से समझ रहे हैं। सो इन ए वॉशिंग मशीन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, इन ए वॉशिंग मशीन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, वॉशिंग मशीन में साउंड एनर्जी भी बदलता है, वाइब्रेटिंग एनर्जी, काइनेटिक वॉशिंग मशीन, मैकेनिकल काइनेटिक। ठीक है, वैसे साउंड भी आता है, बट अब हमारा मशीन का मेन फंक्शन क्या है, हमें क्या चाहिए, समथिंग रोटेशन में चाहिए ना, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन दे दो मैकेनिकल काइनेटिक रोटेशन एनर्जी। अदरवाइज साउंड भी है, साउंड भी आता है, तो वॉशिंग मशीन में वैसे साउंड भी मिलता है, बट अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैकेनिकल हमें क्या चाहिए होता है, रोटेशनल एनर्जी चाहिए होता है ना, काइनेटिक रोटेशनल ऐसे चाहिए होता है ना मशीन के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए, फैन के लिए ऐसे चाहिए होता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें बदल जाती है, बट साउंड और हीट तो मिलता ही है फिर वो एक वेस्टेज फॉर्म में। चलो यार ये सब तो बहुत ईजी कर लेना। आगे से लिखा होता है पैरेट फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द सी लेवल विद फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ठीक है, अब देखो विद फोर्स 10 न्यूटन फोर्स लगा रही है और हाइट कितना 300 मीटर पर है। ठीक है, वही बात हो गई कि अब जो पैरेट जो फ्लाई, अब भाई फॉर्मूला क्या है वर्क का, फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वो जो बर्ड है, पैरेट है, वो किस तरफ जा रहा है, जैसे समुंदर है, ये पैरेट, पैरेट कहाँ उड़ रहा है, तो कहाँ पे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा इस तरफ, लेकिन ग्रेविटी से किधर खींच रही है, नीचे की तरफ। ग्रेविटी कहाँ खींच रही है, नीचे की तरफ, और लेकिन पैरेट उड़ के कहाँ जा रहा है, इस तरह जा रहा है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री। तो इंटू कॉस 0 डिग्री करो, सॉरी 90 डिग्री करोगे, 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा। अब फोर्स कितना भी हो, डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो, 300 और डिस्प्लेसमेंट हाइट जो भी दिया हुआ है, तो कोई मतलब नहीं इस चीज़ का, तो डज नो वर्क। ठीक है ना, तो देखिए एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, फ्लैपिंग द विंग्स अप्लाइड फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल। ऐसे दिया हुआ है कि उसके ऊपर है ना विंग्स, वो नीचे की तरफ ऐसे से कर रहे होंगे, ऐसे से करके वो जा रहा है ना बर्ड, इस तरह करके फोर्स नीचे लगा रहा है उसके विंग्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच 90 डिग्री, कॉस 90 प्लस 0, ओवरऑल 0 हो जाएगा वर्क, खत्म होगी बात। ये 1 जूल में कितने किलोवाट आवर होते हैं, ये देखो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, ये आते हैं यार एग्जाम में। 1 जूल में कितने किलोवाट आवर होते हैं। अब किलोवाट आवर की बात हो रही है, ठीक है ना भाई, जूल और वॉट से पहले रिलेट करो, जूल और वॉट, जूल और वॉट से रिलेट करोगे तो वर्क से वॉट मतलब पावर है ना, पावर से समथिंग कुछ रिलेशन है क्या, कोई फॉर्मूला है कि हाँ सर है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है ना, ये है फॉर्मूला, यानी कि जूल अपॉन सेकेंड, टाइम वाला सेकेंड, ऐसा ही यूनिट में, लेकिन हमने सेकेंड को किस में लेना है, क्योंकि आवर की बात कर रहा है। ठीक है, चलो अच्छा ठीक है, ये हो गया पावर, हो गया वॉट, वर्क हो गया जूल, ये हो गया सेकेंड। अब हमें जूल इज इक्वल टू चाहिए ना, जूल इज इक्वल टू, तो यहाँ आके सेकेंड क्या हो जाएगा, टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, वर्क सॉरी वॉट, हाँ आओ, इंटू वॉट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू जूल, सही है ना, यही हुआ ना भाई, जूल इज इक्वल टू समथिंग चाहिए ना, तो पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क इज इक्वल जूल अपॉन सेकेंड,
मतलब पावर का लिखा पावर के लिखा वॉट नॉट वर्क, ये वॉट है वॉट, पावर यूनिट ओपन किया हमने, पावर के नीचे लिखा वॉट, इक्वल टू नीचे इक्वल टू, वर्क के नीचे लिखा जूल, टाइम के नीचे लिखा सेकेंड। हमें जूल इज इक्वल टू चाहिए, हमें क्या चाहिए, तो जूल इज इक्वल टू के लिए तुम सेकंड को इधर मल्टीप्लाई करा दोगे, तो जूल इज इक्वल टू वर्क इंटू सेकेंड। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, किलो वॉट आवर, यानी कि वॉट को हमें बदलना पड़ेगा किसमें, किलो वॉट में बदलना पड़ेगा, और सेकंड किसमें बदलना पड़ेगा, आवर में बदलना पड़ेगा। अब एक वॉट में कितने किलो वॉट होते हैं, 1/1000 किलो वॉट। भाई किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, ml, मीटर मतलब एसआई यूनिट, मतलब वॉट मतलब एसआई यूनिट, 1 2 3 किलो के 3 पीछे जाएंगे, डिवाइड बाई 1000 करेंगे, तो 1/1000 ये हो जाएगा वॉट का किलो वॉट। अब सेकंड देखो, 1 सेकंड में कितने आवर होते हैं, 1 डिवाइड बाई 3600 आवर होते हैं, है ना, 3600। भाई 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। अगर उल्टा करेंगे 1 सेकंड में कितने आवर होंगे, तो 3600 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1/3600 आवर, तो किलोवाट आवर हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना, 1 इंटू 1 1000 इंटू 3600 तो होते 3 जीरो और बढ़ा दे, 1 2 3 और जीरो बढ़ा दे, ये हो गया किलो वॉट आवर, किलो वॉट आवर हो गया, ठीक है। तो 1/36 इंटू 2 2 4 1 5 10⁵ कल का काम दिखाओ, किलो वॉट आवर, ठीक है ना। तो 36 1/36 है ये, तो 1/36 को डेसिमल में ले लेना, 10⁵ ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर कितना आ रहा है देख लो, 0.278 समथिंग आ रहा है, तो -6 है ना। तो ठीक है, इस तरह तुम आंसर दे सकते हो कि 10⁵ ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस, और 1/36 चल रहा है, इसको तुम डिवाइड करोगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे, डिवाइड होगा नहीं होगा, फिर एक 0 बढ़ाओगे तो वैसे 0 बढ़ाओगे, 36 1 फिर 100 से डिवाइड करोगे, तो इस तरह आंसर आ जाएगा। अब ये पावर का थोड़ा सा खेल है, ठीक है, एक डेसिमल हटा के एक पावर यहाँ पे कम कर दी है, यहाँ पे एक डेसिमल इधर बढ़ाया तो इधर एक पावर कम कर दी, ये सब एक मैंने बेसिक लेक्चर दिए हैं भाई, उसको समझो, ठीक है ना। तो इस तरीके से कन्वर्जन होता है भाई। 1000 वॉट में कितने मेगावाट होगा, 1000 वॉट। देखो हमने बनाया किलो, हेक्टा, डेका, ये बहुत ज़रूरी है यार, मीटर मतलब ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट में आ गए हम लोग, डेसी, सेंटी, ml, ठीक है। तो एसआई यूनिट में क्या वॉट दिया, तो वॉट भी एसआई यूनिट है, तो यहाँ वॉट यहाँ लगा सकते हो, मीटर वाली पोजीशन में वॉट लिख सकते हो। जाना क्या है हमें, मेगा में जाना, मेगा कहाँ होता है मालूम है, किलो के 3 और पीछे 1 2, यहाँ मेगा होता है, मेगा या मिलियन कह लो, ठीक है ना, किलो और मिलियन कह लो, ठीक है ना, किलो में 3 और मिलियन में 6 हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह 3 पीछे और 1 2 3 पीछे और, देखो किलो के लिए 3 पीछे जाएंगे, फिर मिलियन के लिए और 3 पीछे जाएंगे, ठीक है, हाँ 10⁻⁻6 पीछे जा रहा है, -6, ठीक है ना। तो अब देखो 1000 वॉट है, 1000 को मैंने क्या करता हूँ, वैसे छुपा कर रखो, छुपा दो, समझो कि यहाँ पे 1 वॉट है, 1 वॉट में कितने जो होंगे, 10⁻⁻6 मेगावाट होगा, मेगावाट होगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, 10⁻³ है इंटू 10⁻⁻6 है मेगावाट, तो 3 बेस सेम, पावर आपस प्लस होंगे, 10⁻³ आ गया कि नहीं आ गया, बात समझे, ऐसे किया जाता है, छुपा लिया करो। तो जो 1 वॉट है, 1 वॉट कितने मेगावाट, इतने होते हैं, बस आगे सिंप्लीफाई कर दो इसको, आई बात समझ। ये टेबल याद रखो, मेगा, मिलियन, मिलियन कह सकते हो, देखो मिलियन कैसे, 1 मिलियन में कितने ये होंगे, 0 6 0 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना। काम दिखाओ कल का, तो कितने आसानी से चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं ना। सो फॉर ए गिवन मास एंड वेलोसिटी द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इफ, देखो मास और वेलोसिटी, फॉर्मूला तो वहीं से, मास और वेलोसिटी से ही है, फॉर्मूला कहाँ से है हमारा, काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हमेशा लिख दिया करो यार, वेलोसिटी वी है ना, थोड़ा ऐसे बनाया करो, ठीक है। हाँ यानी काइनेटिक एनर्जी मास पर भी डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रही है। चलो कह रहे हैं कि फॉर ए गिवन मास एंड वेलोसिटी द काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। अब काइनेटिक एनर्जी कह रहा है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है कब, जब, अब देखो यहाँ थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, कह रहे हैं कि मास है ना 4 टाइम और वेलोसिटी क्या हो जाए, आधी हो जाए, तो कांस्टेंट रहेगा। एग्जाम्पल को समझो,
एक पल के लिए तुम सोचो, मास को तुम ले लो 1 किलो ले लो, वेलोसिटी को ले लो 2 किलो, 2 मीटर पर सेकेंड, समझो हाँ कहना क्या चाह रहे हैं। 1/2 इंटू मास कितना ले लिया हमने मास ले लिया 4 kg, और वेलोसिटी हमने ले लिया 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। कितना आंसर आएगा देख लो इसका, 2 to the 4, 4 2 का स्क्वायर 4, 4 to the 8 आ गया। ठीक है 8 आ गया। अब देखना, अगर हम मास को 4 गुना बढ़ा दें, अगर काइनेटिक कांस्टेंट चाहिए ना हमें, मास इज 4 टाइम, वेलोसिटी इज हाफ, फॉर ए गिवन मास एंड वेलोसिटी द काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। मास को 4 टाइम बढ़ा दिया हमने, 4 टाइम बढ़ा दिया मतलब 4 4 16 कर दिया, समझो है। मास को पहले 4 था, 4 टाइम बढ़ाएंगे तो 4 4 16 कर दिया। वेलोसिटी को आधा कर दिया, वेलोसिटी आधा मतलब वेलोसिटी 2 था, इसको 1 कर दिया, 1 का स्क्वायर, 2 का आधा 1, तो देखो आंसर कितना आ रहा है 8। देखो आंसर 8 आया कि नहीं आया। तो ये रिलेशन बैठ रहा है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, मास में स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। तो मास का 4 टाइम बढ़ा दोगे, वेलोसिटी का आधा कर दोगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो मास जो 4 किलो था हमने 16 किलो कर दिया, वेलोसिटी जो 2 मीटर पर सेकेंड थी आधी कर दी, 1 कर दी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे एक लॉजिक लगाने पड़ते हैं तुम्हें, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन और भी हैं, अब ये तुम्हें थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है, तो वो एक प्रैक्टिस से चीज़ें आ जाएंगी। इफ ए बॉडी ऑफ मास 5 kg is lifted from the ground level to the height 5 meter, then the ratio of its inertia is, देखो 5 मीटर कह रहे हैं कि हमने क्या किया, ऊपर लेके गए मास 5 में, तो रेशियो हमेशा मास पर डिपेंड करता है, तो उसका इनर्शिया तो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ इनर्शिया 1:1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। मास हमने चेंज नहीं किया है। देखो यहाँ लिखा हुआ है इनर्शिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट, इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट मतलब हाइट पर डिपेंड नहीं है। मास हमने चेंज नहीं किया, पहले जो 5 किलो मास था, यहाँ पर मास कितना था 5 किलो, फिर ऊपर लेके गए तो मास 5 ही किलो था, यहाँ पर ही 5 किलो, यहाँ 5 किलो। हाइट जरूर बदली, लेकिन हाइट पर डिपेंड है ही नहीं इनर्शिया। इनर्शिया किस पर डिपेंड है, मास पर, ठीक है ना। वेलोसिटी पर भी डिपेंड नहीं है, ये भी याद रखो, इनर्शिया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, What is the amount of force required to be applied on a body so as to displace it through 20 meter performing 800 जूल। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हो गया है, 20 मीटर दिया गया है। वर्क कितना दिया है, जूल मतलब वर्क 8000 दिया हुआ है। निकालना है क्या है, फोर्स निकालना है। अरे यार, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क दिया, हाँ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हाँ दिया, डिस्प्लेसमेंट लगा डिवाइड करा लो, फोर्स निकाल लो, चेक कर लो, खाली सारी चीज़ें यूनिट सेम होना चाहिए। ये मीटर में है, हाँ ठीक है, वर्क जूल में है, हाँ ठीक है सर, दोनों SI में, ठीक है, टेंशन नहीं है। तो इस तरह बेसिक से ये दिए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आता है पावर का फॉर्मूला याद रखो, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क कौन सा है, mgh में वर्क है कि mv स्क्वायर में वर्क है कि F/d में वर्क है। तो इधर लिखा हुआ है कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच ए क्रेन कैन लिफ्ट लोड ऑफ 4 टन। 4 टन को तुम्हें कैसे बदलना पड़ेगा, किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम में 1000, 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है। 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं, 1000, याद रखना। 4 टन में 4000 किलोग्राम हो जाएगा। व्हेन मोटर ऑफ 100 वॉट ऑपरेटिंग फॉर 20 सेकेंड। तो हमें हाइट निकालना है। अब हाइट निकालना है, दिया क्या क्या है, तुम्हें मास दिया हुआ है, तुम्हें पावर दिया हुआ है। तो यार पावर दिया हुआ है, हाइट निकालना है, तो घबराने वाली बात है क्या, नहीं घबराने वाली बात नहीं है। पावर का एक फॉर्मूला डाल के तो देखें, पावर इज इक्वल वर्क अपॉन टाइम। सर यार हाइट तो वर्क दिया है क्या, सर वर्क तो दिया ही नहीं कहीं पर, पावर दिया है ठीक है 1000 वॉट, टाइम भी दिया हुआ है, तो वर्क दिया नहीं है, और वर्क पूछ भी नहीं रहा है, तो मैं तो हाइट पूछ रहा है। तो वर्क कोई ऐसा एक कंडीशन है जो हाइट से रिलेटेड हो। हाँ सर, एक mgh वाला एक फॉर्मूला है, mgh अपॉन टाइम। हाँ, वर्क हमने ओपन कर दिया mgh में, तो वर्क को तुम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में ओपन कर सकते हो, वर्क को तुम हाफ mv स्क्वायर में ओपन कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे ओपन करके लिख सकते हो। अब m तुम्हें दिया है, हाँ सर 4 मतलब 4000, g बाई डिफॉल्ट 10 ले लो, ठीक है। हाइट पूछा गया है, t दिया हुआ तो 20 सेकेंड, सबको इधर भेज दो, हाइट इधर रख दो, सबको इधर भेज के सॉल्व करा लो, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह करनी होती है। नेक्स्ट, ये भी ऐसे ही दिया हुआ है यार, बुलेट वेइंग 100 ग्राम, वेट मास दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है यार, इसको किलोग्राम में बदलना पड़ जाएगा, किलोग्राम में बदलना पड़ जाएगा।
रिलीज फ्रॉम द बैरल ऑफ एयर गेन द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर, वेलोसिटी दी गई है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है, वेट दिया हुआ है। चलो पहले पी का फॉर्मूला मारो तो आखिर होता है क्या, देखते हैं। पी इज इक्वल टू एम जी एच। हाइट वाइट की तो कोई बात ही नहीं इसमें, तो इसमें हाइट वाइट तो कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ और ही है। वेलोसिटी दी गई है कुछ और ही दिया हुआ, और फॉर्मूला पी क्या मांग रहा है, एम जी एच मांग रहा है। तो भाई एक्चुअली बुलेट के पास कौन सी एनर्जी थी, के ई थी, वही के ई किस में बदल गई, पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई। जो बुलेट के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी आगे जाके किस में बदल गई, रुकने के बाद पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई। ठीक, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे पी के लिए तुम फॉर्मूला डायरेक्ट हाफ एम वी स्क्वायर मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उसमें कन्वर्ट हो रही है। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी थी वही उसकी पोटेंशियल, जैसे बॉल नहीं, बॉल के दिखाया था, बॉल ऊपर पोटेंशियल एनर्जी थी, जब नीचे पूरी गिरी फाइनली गिरने के बाद काइनेटिक एनर्जी में बदल गई फुल टू फुल। तो वही चीज़ हो रही है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल बदल रही है। तो मास दिया है, हाँ सर 100 ग्राम दिया हुआ है सर। तो यार 100 ग्राम को डिवाइड बाई 1000 कर लो, किलोग्राम में बदल जाएगा डिवाइड बाई 1000 करने के बाद। वेलोसिटी दी, हाँ सर दी 4 मीटर पर सेकंड, तो 4 इंटू 4 कर लो, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, देखो 2 0 से 2 0 गए, ठीक है सर, 2 से ये 2 गया, ठीक है सर, 8/10 आया। ठीक है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगा के 0, तभी से 10 8 आएगा 0.80। करेक्ट है, करेक्ट है सर। ठीक है, तो इसके भी तो न्यूमेरिकल काफ़ी मैंने करवाए हुए हैं ना, तो न्यूमेरिकल का मैंने कहा था लेक्चर में अलग से ही लूँगा इसका, अगर इस बुक से मुझे बनाने हैं। हाँ, तो इसके ना न्यूमेरिकल के लेक्चर फिर आप जो दूसरा मैंने लेक्चर बनाया हुआ है उससे आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग नहीं करेंगे, इसके लेक्चर बना दिए, और इस बुक से, स्पेशली इस बुक से हम लोग सेकेंड लेवल पे करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, फिलहाल हम लोग एमसीक्यूज कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज शॉर्ट वाले कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, अभी न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर में, देखो, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ठीक है, अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ और मून के बीच में, तो द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। इन दिस प्रोसेस द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मून इज राइट एंगल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई ये अर्थ है, ये मून है, अर्थ का मून को खींच रहा है, तो मून आगे गिर रहा है क्या हमारे ऊपर, नहीं ना, मून तो इधर भाग रहा है, तो 90 डिग्री हो रहा है। तो के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच में 90 डिग्री का मतलब ही क्या होता है, जीरो वर्क। तो वर्क जीरो होगा, ग्रेविटी जो अर्थ की ग्रेविटी का जो वर्क होगा जीरो होगा। इक्वली इज लोड इज 30 kg ऑन इज हेड, वॉक ऑन द प्लेटफॉर्म, इफ यू वॉक डिस्टेंस 60 मीटर, व्हाट इज द वर्क, जीरो। क्योंकि जो 30 किलोग्राम का वजन नीचे गिरना चाह रहा है, मतलब ग्रेविटी नीचे खींच रही है, लेकिन कुली कहाँ आगे जा रहा है 90 डिग्री, मतलब जीरो वर्क। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार एग्जाम में। हाउ मच वर्क डन बाई द बॉडी व्हेन इट मूव द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में भी जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर खींच रहा है सेंटर की तरफ, लेकिन बॉडी इधर जा रही है ना भाई। ये देखो, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये बॉडी सर्कुलर, बॉडी इधर जा रही है, ऐसे खींचा उसने इस तरीके से, लेकिन बॉडी इधर गई सर्कुलर मोशन, फिर ऐसे, तो ऐसे में टेंजेंट बना दो। ठीक है ना, तो कुल मिला के वो 90 डिग्री होता है ऐसे, तो 90 डिग्री मतलब जीरो वर्क। फॉर्मूला मार दो, रीजनिंग का फॉर्मूला मार दिया सीधा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 लग जीरो, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो ओवरऑल वर्क जीरो। ओके, नेक्स्ट, सीजीएस से ARG 1 जूल में कितने ARG होते हैं, 10⁻7 ARG होते हैं, बता दिया मैंने पूरा एक्सप्लेन करके। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्क, इज वर्क स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, वर्क सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स डिस्प्लेसेस बॉडी थ्रू द सम डिस्टेंसेस एंड इट्स ओन डायरेक्शन, वर्क इज इक्वल टू force into displacement. In the following cases, write yes if the work is being done and no if the work is being no work is being done. A man trying to push a wall. No work. क्यों? We can push, but wall cannot be moved. तो डिस्प्लेसमेंट देखो भाई, फॉर्मूला देखो ना यार, सारी चीजें फॉर्मूले जुड़ी हुई हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ये जीरो हो गया, फोर्स जीरो तो वर्क जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क जीरो, कॉस थीटा यानी कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जीरो तो भी वर्क जीरो। वॉल में पुश कर रहे हैं तो इस बार डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, वॉल मूव नहीं हो रही है, तो ओवरऑल चीजें जीरो। तो मैन मूवी यार, ये पढ़ लेना यार, कर देना यार, ये कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। ठीक है ना, ये पढ़ लेना घर जाके, इजी है।
ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, काफ़ी सारे दिए हुए हैं। तो ये वाला लेक्चर अब है ना इतना काफ़ी करा दिया मैंने, फिर भी इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये पार्ट 1 करके तुम लोग रख सकते हो, पार्ट 2 में आगे इसका और भी हम लोग कराएंगे। ओके, कराएंगे। ठीक है।